ओमकार ओमकार नहीं हुआ है। ओमकार नहीं हुआ, ओमकार कर लेते हैं, ओमकार करिए। शांति शांति शांति। चलो, तो अब मैंने आपको थोड़े से नई चीजें भेजी हैं कि भाव कारक, यानी कि कौन सा प्लेनेट किस भाव का कारक है। ठीक है, आज आपको मैंने ये नई चीज भेजी है। मैंने पूछा भी कि मैंने नया क्या भेजा है आज आपको, लेकिन आपने शायद नोटिस नहीं किया, है ना? नहीं किया ना नोटिस? चलिए, तो माधव जी, आपकी रिक्वेस्ट पे बोर्ड लग गया है। बोर्ड की पढ़ाई करनी है आपको, तो मैंने बोर्ड लगा दिया आज। अब आपकी पढ़ाई, अब मुझे भी बड़ा मजा आएगा क्योंकि मुझे बोर्ड पे पढ़ाने में बहुत मजा आता है। आज मैंने बोर्ड लगा दिया, आज से हम बोर्ड पे पढ़ेंगे। दिख रहा है? विजिबल है? ठीक। आज मैंने आपको डिटेल्स भिजाई है भाव कारक की। तो सबसे पहला जो मैंने भिजाया है कि फर्स्ट जो हाउसेस हैं इनके जो प्लैनेट्स हैं, चाहे यहाँ पे राशि कोई सी भी हो, लेकिन ये प्लैनेट इस भाव का फल देगा ही देगा। ये फिक्स्ड कारकास हैं। जैसे फर्स्ट हाउस का कारक है सूर्य। अब यहाँ पे चाहे जो भी राशि हो, जो भी प्लैनेट हो, लेकिन सूर्य यहाँ का फल देगा ही देगा। सूर्य को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आपको इस भाव का फल देना ही देना है। अब आपको ये उल्टा दिख रहा होगा, नहीं? या सीधा दिख रहा है? सीधा दिख रहा है? ओके। तो सूर्य को इस भाव का फल देना ही देना है। उसके बाद जो सेकेंड हाउस है, ये वैसे भाव तो किसका है? शुक्र का है। यहाँ पे उच्च का कौन होता है? चंद्रमा होता है। लेकिन इस भाव की जिम्मेदारी बृहस्पति को दी गई है। यहाँ पे गुरु ने फल देना ही देना है। भाव शुक्र का है, चंद्रमा उच्च का होता है, लेकिन इस भाव का जो कारक है वो बृहस्पति है। परमात्मा ने बहुत ही सही तरीके से प्लैनेट्स का चयन किया है एक एक घर के कारक में। आगे जब आप इसको डिकोड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों है। तीसरा भाव है किसका? बुध का है। यहाँ पे राहु उच्च का होता है, लेकिन इसका कारक स्वामी मंगल है और कहीं कहीं बुध भी है। ये तीसरे भाव के कारक स्वामी हुए। चौथे भाव का स्वामी कौन है? चंद्र है। यहाँ पे शुक्र को भी दिया गया है और बृहस्पति यहाँ पे उच्च का होता है। गजकेसरी मतलब बृहस्पति यहाँ पे उच्च का होता है चौथे भाव में। पांचवा भाव सूर्य का है और यहाँ पे बृहस्पति। सबसे ज्यादा कुंडली में घर गुरु को दिए गए हैं, इसीलिए जिसका गुरु खराब होता है ना, उसकी बहुत सारी चीजें खराब हो जाती है।
सबसे ज्यादा घरों का कारक बृहस्पति है। 12 में से 5 या 6 ग्रह, 6 जो घर है वो बृहस्पति को दिए गए हैं। छठा भाव है, ये छठा भाव जो है ना, ये बुध का घर है। अब देखिए, बुध के दोनों घरों का कारक मंगल है, और मंगल और बुध की जमती नहीं। कहीं कहीं यहाँ पे शनि भी आता है, लेकिन बुध के दोनों घरों का कारक मंगल है। क्यों है? क्योंकि ये पराक्रम है, तो बिना मंगल के पराक्रम नहीं हो सकता। मंगल आपकी शक्ति है, मंगल आपका डेली रूटीन है, मंगल आपकी क्या बोलते हैं, कंपटीशन है। तो बिना मंगल के कंपटीशन नहीं हो सकती, जो छठा भाव है। तो इसीलिए ये घर तो बुध का है, यहाँ पे उच्च शुक्र का होता है, शुक्र उच्च का होता है, लेकिन इसका कारक मंगल और शनि है। अब सप्तम भाव, सप्तम भाव बोलते हैं कि ये शुक्र का है, लेकिन यहाँ पे भी बृहस्पति और कहीं कहीं शुक्र। 3-4 स्कॉलर्स ने इसकी अलग अलग संज्ञा दी है। कहीं पे इसको बुध को भी माना जाता है। तो सप्तम हाउस जो है, ये हाउस है शुक्र का, यहाँ पे उच्च का शनि होता है, लेकिन इसके कारक स्वामी कौन है? बृहस्पति, शुक्र और बुध। कोई कोई लोग सिर्फ बृहस्पति को मानते हैं, कोई कोई लोग सिर्फ शुक्र को मानते हैं, क्योंकि शुक्र व्यापार है, शुक्र शादी है। बिना शुक्र के व्यापार नहीं होगा, बिना शुक्र के कोई लेन देन की बात नहीं होगी, क्योंकि गुरु क्या है, इजीली दे देता है, लेकिन शुक्र बिना कुछ लिए कुछ नहीं देता। क्योंकि व्यापार में आप या तो बार्टर सिस्टम करो कि भाई मैं फलानी चीज तुझे दे देता हूँ, तू मुझे एक चीज दे दे। बोलिए सैम जी। क्लाइंट पार्टनर, हाँ, क्लाइंट पार्टनर, क्लाइंट पार्टनर, लाइफ पार्टनर, XYZ। आप यहाँ पे बुध की स्थिति में हम एक कुंडली डिस्कस करेंगे, उसमें देखेगा बुध का क्या कमाल होता है सप्तम हाउस में जब बुध जाएगा तब। ठीक है। अष्टम भाव, कारक भाव का मतलब पूरा ये होता है कि वो वहां पे जो है एक्टिवेशन करता है, राइट? वाला उस डिपार्टमेंट, भाव, ये इनके डिपार्टमेंट्स है। जैसे प्रधानमंत्री का काम जो भी चयनित होके आएगा वो प्रधानमंत्री बनेगा, जिसकी पार्टी जीतेगी, पार्टी एक व्यक्ति को नियुक्त करेगी, वो चाहे नाम कोई भी हो, लेकिन उसका डेजिग्नेशन क्या है? प्रधानमंत्री। तो वैसे ही चाहे जो इस भाव का फल दे, लेकिन सूर्य की भी जिम्मेदारी है इस भाव का फल देने की। इसीलिए भाई जिसके भी घर में बर्तन बज रहे हैं बंद कर दो। हाँ, इसीलिए हर ग्रह में 9 प्लैनेट्स काम करते हैं, सिर्फ एक प्लैनेट काम नहीं करेगा, हर ग्रह में पूरे 9 के 9 प्लैनेट काम करते हैं। ठीक है। आठवां भाव, आठवां भाव किसका है? मंगल का है, लेकिन इसका मेन कारक है शनि, यानी इस भाव के फल शनि की जिम्मेदारी है, शनि के द्वारा ही दिए जाएंगे। आठवां घर है शमशान, आठवां घर है आयु, आठवां घर है सडन चीजें, आठवां घर है आपकी जिंदगी में पेन, आठवां घर है आपकी कर्मास। ठीक है। 9th हाउस है, ये किसका है? बृहस्पति का घर है, इसका डिपार्टमेंट। पूजा जी आप तो आत्मा का ट्रीट करना सिखा दो। ये सबसे बड़ी मुसीबत है लाइफ की। अरे जिसने 8 अष्टम और बड़ी सख्त जरूरत है इसकी। उर्मिल जी, जिसने अष्टम भाव को समझ लिया, जिसने 8वां घर को समझ लिया, वो शिवमय हो जाता है, क्योंकि 8वां घर है शिव। तो आप वही समझा दो ना। हाँ, 8वां घर है तो हम तो शिव, शिव में और होने को जिसने तैयार हैं, आप 8वें सिखा दो बस। घर, जो अष्टम भाव को समझ लेता है ना, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है आयुर्दया बोल के, वो पूरे अष्टम भाव के ऊपर ही है, क्योंकि यहाँ पे भी यहीं पे आपका क्या बोलते हैं मृत्यु भाव है, यहीं पे आपकी डेस्टिनी है कि नेक्स्ट आप मतलब आप पास्ट लाइफ कर्मास को भी देखोगे तो यहाँ से देखोगे, इस जन्म में जो भी चल रहा है वो कहाँ से देखोगे तो ये इंडिकेट करेगा।
हमारा आगे वाला जन्म कैसा होगा तो ये बताएगा। तो आज हम 8वां घर कर सकते हैं? नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमारा वो लेवल नहीं आया है। चलेंगे आगे। 10वां भाव, 10वें भाव में ये पंचायती का भाव बोलती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा पंचायती होती है। काम का भाव है ना तो लोग काम के अलावा बाकी सारी चीज करते हैं, क्योंकि इसमें है ना 5 ग्रह इन्वॉल्व है। इसमें है बुध, सूर्य, गुरु यानी बृहस्पति और आपके शनि और कहीं कहीं मंगल, क्योंकि मंगल यहाँ पे दिग्बली होता है। लिख देती हूँ क्योंकि कोई स्कॉलर मंगल को मानते हैं, कोई स्कॉलर मंगल को नहीं मानते, पर सूर्य और मंगल दक्षिण दिशा में दिग्बली होते हैं तो इसीलिए मंगल को भी इसका तो ये पंचायती का भाव बोलती हूँ मैं। यहाँ पे 5 पंच काम करते हैं और यही है, यदि आप इनको ध्यान से देखो तो ये हमारे 5 पंच तत्वों को भी बताते हैं। आप इनसे रिलेटेड ही कुछ भी काम करोगे, या तो आप सरकार में काम करोगे, या आप व्यापार में काम करोगे, या आप कोई धार्मिक संस्थान में काम करोगे, या आप किसी की नौकरी करोगे, या आप सेना में चले जाओगे। इसके अलावा कोई काम है तो बता दो। इसके अलावा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों आ गए इसमें। शुक्र भी किसी किसी केस में आता है, पर सूर्य में शुक्र आ जाता है। मतलब यदि एक लाल किताब के हिसाब से देखें तो सूर्य में शुक्र आ जाता है। तो ये पंचायती वाला घर है 10वां भाव। इसमें बहुत सारे प्लैनेट्स काम करते हैं तो कोई ना कोई तो लग ही जाएगा। आप और सारी जब हम 5 दशाएं जो लेते हैं कि आपकी दशा, अंदर दशा, प्रतंतरा, सूक्ष्म और प्राणा जब लेते हैं तब इनमें से कोई ना कोई एक एक्टिवेटेड रहता है, इसीलिए आदमी कर्म करता है। अब वो कैसा कर्म करेगा वो ये डिसाइड करेगा। 11वां भाव बृहस्पति का है। अब देखो ये राशि किसकी है? शनि की है, लेकिन इस भाव को चलाता कौन है? बृहस्पति चलाता है। क्योंकि बृहस्पति क्या है? धनेश भी है और लाभेश भी है। ये टर्म्स मैंने सिखाई थी कि फर्स्ट लग्नेश है, सेकंड धनेश है, ये पराक्रमेश है, ये आपका उसका है चतुर्देश है, ये पंचमेश है, ये षष्ठेश है, सप्तमेश है, अष्टमेश, नवमेश, और ये दशेश, ये एकादशेश और ये द्वादशेश। लेकिन ये धनेश और लाभेश का जब संबंध होगा ना तो आपके पास संपत्ति रहेगी, क्योंकि ये लाभ है और ये फिक्स डिपॉजिट है। ये दोनों कमजोर होंगे तो आपका कमाया हुआ पैसा एफडी में नहीं जाएगा। ठीक है। और आखिरी भाव जिसका कारक है शनि, 12वां भाव, क्योंकि ये क्या है? मोक्ष का कारक है। फाइनल रिजल्ट आपकी डेस्टिनी क्या होगी? अब देखिए यहाँ पे शुक्र उच्च का होता है, बुध नीच का होता है, राशि है गुरु की, ये 3 को छोड़ के चौथा भी फल देता है। यहाँ पे ये 3 तो देंगे ही देंगे, ये चौथा भी फल देगा। यहाँ पे ये एनालिसिस हमको सीखना है कि कब कौन सा एक्टिव। यस, 12th हाउस में शुक्र के साथ बुध भी है। नहीं कारक नहीं, भाव। शुक्र उच्च का होता है, बुध नीच का होता है, राशि गुरु की है। अब यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये 3 प्लैनेट्स तो वहां रहेंगे ही रहेंगे गुप्त रूप से। मेरी आवाज पर ठीक है। तो जो हम बोलते हैं ना कि पीछे से एक पता नहीं कौन सी विद्या काम कर रही है, किसी ने, हमारे पूर्व कर्मों ने हमको बचा लिया, या हमको किसी ने ऐसा कर दिया। ये जो पीछे वाले ग्रह है ना जो डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, ये अच्छा बुरा हमारा कभी कभी कर देते हैं। मैम राहु केतु कहीं भी भाव पे नहीं रहते? राहु केतु छाया ग्रह है जिसके साथ निचेला टाइप है। वो माधव जी के साथ रहेंगे तो माधव जी के जैसा रिएक्ट कर देंगे, बिहारी जी के साथ रहेंगे तो बिहारी जी के साथ,
सैम जी के साथ रहेंगे तो सैम जी के साथ हो जाएंगे। ये बेचारी जनता जनार्दन बोली है, कांग्रेस आई तो कांग्रेस जिंदाबाद, बीजेपी आई तो बीजेपी जिंदाबाद, इनको लड्डू खाने से मतलब है। तो ये मासेस है। राहु हाँ, के तो ये सबके एट्रीब्यूट अपने आप अपने अंदर ले लेते हैं। झंडा लेके पीछे चलने वाले लोग। केतु पताका है और राहु क्या है, जैसे भी जो भी मासेस जैसे चलेगा ना, तो राहु क्या करता है, कोई यदि हुड़दंग मचा रहा है तो राहु एक्टिवेट हो जाता है, वो और बढ़ा देगा उस चीज को, चलो 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 चलो, तो लोगों को इकट्ठा करने का काम राहु का है। तो राहु आपने बताया हाँ शुक्र बोलिए। शुक्र कन्या राशि में उच्च का होता है क्या, छठे भाव में? शुक्र मीन में उच्च का होता है, कन्या में नीच का होता है। कन्या नीच का होता है। हाँ, शायद कन्या में नीच का क्यों होगा, क्योंकि ये उसका भाव है और ये उससे 12वां है। तो कोई भी ग्रह का उससे 12वां ग्रह है ना, उसका व्ययेश हो जाता है। आपको मैंने 12 लग्नों की कुंडली बनाओ बोला था, बना रहा हूँ। बनाई? बनाई है 4-5 दफा। सिंह लग्न के लिए व्ययेश कौन होगा? सिंह लग्न की कुंडली है, उनके लिए व्ययेश कौन होगा? बनाई है मैंने। कर्क। कर्क राशि सर, चंद्रमा व्ययेश हो जाएगा। किसी भी राशि से 12वीं राशि उसका, द्वादशेष राशि पूजा जी उसका आवाज बड़ी डिस्कनेक्ट कर रही है। आपके एंड पे होगा, बाकी सबको बराबर आपकी कर रही है कि मेरी ही कर रही है? आपकी कर रही है। आपका नेट प्रॉब्लम कर रहा है बहन जी, नेट में दिक्कत है। वाईफाई के बाजू नारियल की जुट्टू लगाई है, राहु को एक्टिवेट करिए। नारियल जो है ना, राहु है, नारियल अहंकार है, इसीलिए भगवान के सामने नारियल फोड़ा जाता है। केरला में है ना एक मंदिर है, वहां पे गणेश जी का मंदिर है, वहां पे है ना लोग ऐसे मन्नत करते हैं, कोई 108 कोई तो वहां पे कंटिन्यूस नारियल फूटता रहता है। गुरुवैयूर का मंदिर जहाँ पे है ना, वो वाली जगह में है। तो नारियल राहु है? नारियल राहु है। ये तो आज ही पता चला। नारियल राहु है। राहु आपका अहंकार है, तो भगवान के सामने सबसे पहले हम क्या है, इसलिए नारियल चढ़ाया जाता है भगवान के सामने। नारियल फोड़ा जाता है ना, सिर्फ नारियल फोड़ने में झुकना पड़ता है आदमी को नीचे तक, आजकल वो आ गया है कट्टा, ऐसा खड़े खड़े फोड़ते हैं। एक्चुअली नारियल फोड़ने का तरीका सही है कि आप नीचे झुक के उसको भगवान के चरणों में सर रख के और उसको हाथ से फोड़ो, अपने मान वर्धन करने का तरीका है वो। और जो बाल भगवान को देते हैं ना, केश सुंदरता का जो प्रतीक है, तो ये होते हैं केतु। तो शरणागति, भगवान को शरणागत कौन होगा? जिसने अपने अहंकार को मार दिया और जिसने इस चीज को मार दिया कि मैं सुंदर दिखता हूँ या मैं कैसा दिखता हूँ, भगवान से अलग जिसने अपने आप को नहीं सोचा कि मैं जैसा भी भगवान को प्यारा होना, तो मेरे को दुनिया से कोई मतलब नहीं, जो अपने अहंकार का मान मर्दन कर देता है, उसका लेवल एक अलग होता है। क्योंकि ब्यूटी किन चीजों से देखी जाती है? बालों से देखी जाती है ना, बालों के ऊपर बहुत सारी कविताएं लिखी गई है, गाने लिखे गए हैं सुंदरता के ऊपर, है ना। तो वो अपनी प्यारी चीज जो भगवान को आप अर्पण कर दो, तो आप भगवान के प्यारे हो जाते हो। बात ये है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि सूर्य, क्या बोल रहे हैं सैम जी? आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिए। आगे आपका भी राहु का तो डिस्टर्ब है। हाँ, साथ में होगा। क्या बोले आप? नहीं, आज आवाज में गड़बड़ है। चलिए चलिए चलिए, अब हम समझते हैं कि सूर्य किन किन चीजों का कारक है, सूर्य से आप क्या क्या देख सकते हो।
ठीक है, मैम भाप का रह गया था, 6 भाप तक गया था, उसके बाद और 6 भाप बाकी रह गई थी 6 भाव बाकी रह गए थे, तो आज जी। 12 कर लेंगे अपन। अपन ने क्या करा था, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, जैसे छठे भाव तक कर लिया था, 7वें भाव से करना है। अब हम वापस से रिवीजन कर रहे हैं। ब्लैक बोर्ड आ गया, व्हाइट बोर्ड, सॉरी। चलिए, सूर्य किन किन चीजों का कारक है? सूर्य पिता है, सूर्य आत्मा है, सूर्य सरकार है, सूर्य आपका उच्च पद है। ठीक है, सूर्य यानी कि आपके जीवन की कीर्ति, क्योंकि सूर्य क्या देता है आपको, एक ऊंचाई देता है। तो जो आत्मा से शुद्ध होगा, फर्स्ट जो किरण सूर्य की, जो उषा पान करते हैं ना, उनका तेज अलग होता है। अर्ली मॉर्निंग क्यों उठो बोला गया है, ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठो बोला गया है, कि उस समय जो सूर्य की जो किरणें होती हैं उसको उषा पान कहा जाता है। उषा की किरणें सबसे अच्छी होती है, वो आपको तेज देती है। जो इस समय में उठते हैं, जो इस समय में सूर्य का दर्शन करते हैं, जो इस समय में सूर्य को अर्घ देते हैं, या जो इस समय में सूर्य से उसकी आभा में, यानी जैसे जो थोड़े लोग खुले आकाश में मेडिटेशन करते हैं ना, तो उनका तेज एक अलग प्रकार का होता है, उनकी कीर्ति एक अलग प्रकार की होती है। हमारे प्राइम मिनिस्टर का देखा, उनकी दिनचर्या, वो क्या बोलते हैं, मैं सुबह 3:30-4 बजे उठ जाता हूँ, फिर मेडिटेशन योगा करता हूँ। तो वो उषा पान में करते होंगे, वो सनातन पद्धति को फॉलो करते हैं, चाहे वो रात में कितनी भी बजे सोए, लेकिन उनका एक नियम है कि उठने का नियम तय है। तो हमारे जीवन में भी हमको ये करना चाहिए कि सो आप कभी भी, इस बात से मेरा ये मतलब है कि आप अपने जीवन में चाहे गलती कभी भी कर लो, लेकिन जगने का टाइम फिक्स कर लो। सोने की कोई सीमा नहीं, आप कभी भी सो सकते हो, कितनी भी देर से सो जाओ, कितनी जल्दी सो जाओ, या कितनी जल्दी आप भटक जाओ या देर से भटको, लेकिन जागने की सीमा तय कर दो। यानी अपने बॉडी को इतना ट्यून कर दो कि 2 मिनट के लिए भी मेरा भटकाव हो तो मैं वापस ट्रैक पे आ जाऊं। ठीक है, मुझे इस चीज से भटका हुआ, मैं किसी की बातों में आ गया, मैं किसी अपने ट्रैक से हट गया, लेकिन मेरी बॉडी में ऐसी ट्यूनिंग होनी चाहिए कि नहीं भाई, मेरा जागने का समय तय है। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, मतलब मेरे साथ भी होता है, ऐसा नहीं है कि मैं, मतलब लेक्चर देना आसान है, किसी के सामने खड़े होकर कोई चीज बताना, लेकिन कभी कभी क्या होता है, रात में लेट हो जाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, थोड़ी देर बात कर लेंगे। वो थोड़ी देर बाद आती ही नहीं है, क्योंकि उसके बाद क्या है, आपकी दैनिक दिनचर्या स्टार्ट हो जाती है। तो जीवन में छूटेगा क्या, सिर्फ पूजा पाठ। अब किसी का 10 माला का नियम है, तो एक नियमित समय पे वो काम करेगा, तब वो 10 माला पूरी कर पाएगा। क्योंकि जो माला करते हैं वो आसन की शुद्धि से करते हैं, कि भाई आसन शुद्ध जगह में बैठेगा, वो एक स्थान पे बैठ के करेगा। चलते फिरते माला करते हैं, उनकी बात अलग है। नियमित किसी अनुष्ठान के लिए कोई कर रहा है, या कोई संकल्प लेके कोई कर रहा है, उस टाइम पे नियम कानून पालन करना जरूरी है, कि समय एक होना चाहिए, स्थान एक होना चाहिए। अब उसने दिनचर्या ही लेट स्टार्ट करी, सूर्य खराब हो गया वहां पे। तो सूर्य खराब होने से क्या क्या होगा, पिता से अनबन, काम काज में खराबी, क्योंकि यदि आप तय समय पे ऑफिस नहीं पहुंचते हो तो बॉस तनख्वाह काट देगा। तय समय पे अपनी दुकान का ताला नहीं खोलते हो और एक ही मार्केट में बहुत सारे आपके जैसे आपका आइटम लेके बैठे हुए हैं, तो आपके प्रतिद्वंदी आपका मार्केट खा जाएंगे। सूर्य खराब होगा, सूर्य से दिक्कत होगी, तो पिता को दिक्कत होगी, कामकाज में दिक्कत होगी, सरकारी दिक्कतें आएंगी, और बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो नहीं होना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिसमें कि इन जिन चीजों का मैंने आपको बताया है ना, जिस का कारक है, वो सारी चीजें खराब होंगी।
रिश्तों में देख लो। फिर सूर्य किन चीजों का कारक है? हड्डी का कारक है। फिर सूर्य किन चीजों का कारक है? जिन जिन चीजों का सूर्य कारक है, सर में दर्द होगा, फर्स्ट हाउस है ना, सर में हेडेक, किसी को माइग्रेन, किसी को क्या, तो ये अलग अलग श्रेणी में सूर्य के खराब होने की निशानियां हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, सूर्य पहले भाव का कारक है। तो जब सूर्य पहले भाव का कारक है तो पहला भाव क्या है? आपका सर है, आपका पिता है, आपकी आत्मा है, तो आत्मा भी मलिन होगी, तो बंदा नेगेटिव सोचेगा। हर चीज का मैल उतर सकता है, आत्मा का मैल नहीं उतर सकता। कपड़े धुल जाएंगे, ड्राई क्लीन हो जाएंगे, डब्बा हल्का हो जाएगा, नहीं तो सर्फ एक्सेल तो है ही सही, आत्मा का मैल नहीं उतरेगा, वो नहीं उतरेगा। और फिर क्या है, पिता से अनबन हो गई, पिता चले गए, तो पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं मिला। ऐसी भी होता है। अपने प्लेनेट को सुधारो तो आपकी चीजें सही होगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम चंद्रमा पे। आप हमें यही सिखाओगे ना पूजा जी, प्लैनेट सुधारना? हाँ, कोशिश तो यही है कि प्लेनेट सुधारना सिखा दूं बस। कुंडलियां तो अपने प्लैनेट सुधारना, क्योंकि इस हिसाब से कुंडलियां तो अपने आप सेट हो जाएंगी, प्लेनेट सुधारना आ गया तो। मैं तो है ना, मतलब मोटा काम, मतलब क्या, मोटा धान खाती हूँ ना, तो मोटी बात करती हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, हमें तो आप प्लैनेट सिखा दो, हमें तो मोटा धान हो या पतला धान हो, उससे क्या क्या लेना है। मोटा धान खाती हूँ ना, तो मोटी बात करती हूँ मैं, ठीक है ना। हाँ तो अच्छा है ना, हमें समझ में आनी चाहिए, बारीकी तो समझ में भी नहीं आएगी। बस आप ये समझ लो, इसको बारीकी से समझ लो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम चंद्रमा की, ठीक है। तो चंद्रमा क्या है? सबसे पहले आपका मन है। चंद्रमा है मन, चंद्रमा है माता, चंद्रमा है पैसा। जब ये चंद्रमा खराब होगा, यानी कि मन में मलिनता आएगी, तो चंद्रमा आपका वक्षस्थल भी है, यानी कि चेस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी। मन में विकार, यानी बहुत सारी चीजों को, प्रॉब्लम को दावत देना। जिसका मन मलिन हो गया तो फिर वो, उनका कोई इलाज ही नहीं होता है। इसके कारण क्या क्या होगा? डिप्रेशन, है ना, ऐसी कोई टेंडेंसीज जिसमें आदमी कोई गलत काम कर ले। चंद्रमा से हम चोरी भी पकड़ते हैं। चंद्रमा जो प्लेनेट है वो किन किन चीजों का कारक होगा? मैंने आपको बहुत सारे कारक लिखवाए थे, आप में से कोई बोलेगा? बोलेगा कोई? अरे ऐसे मत करो भाई। माँ चोरी का हाँ, ये तो मैंने लिख दिया। इसके अलावा शरीर के किस अंग में बीमारी है? चंद्रमा बहन है, संपत्ति बतलाएगा, पैसा चंद्रमा बतलाएगा, सेकंड राशि में, वृश्चिक में उसका, फोर्थ में कर्क चंद्रमा कारक। आपका सुख संपत्ति है, चौथे घर का स्वामी है ना आपका शुक्र से। अंतर्मन भी तो चंद्रमा ही हुआ ना। मन बोला ना मैंने। चंद्रमा आपकी जमीन जायदाद भी है। चौथे घर से हम बंदे की जमीन जायदाद, उसकी संपत्ति, उसका घर, उसका बंगला। अब हस्तरेखा में ही कैसे देखोगे? चंद्र पर्वत पे यदि त्रिकोण बने और उसमें बॉक्स लग जाए तो घर बनेगा, त्रिकोण में चतुष्कोण आ जाए तो
सही है पूजा जी, सिखाओ आप साथ में पामिस्ट्री भी। पामिस्ट्री की क्लासेस भी लेने वाले पामिस्ट्री हैं। सिखाई तो। इसमें नहीं सिखाऊंगी, उसकी क्लास अलग से होगी, सारे हाँ थोड़ी पामिस्ट्री सीखेंगे, बस जो सीखेंगे उनका ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ठीक है। चंद्रमा। अब इसके बाद हम किसको देखेंगे? मंगल को। मंगल आपका पराक्रम, आपका भाई, ठीक है। मंगल आपका स्ट्रेंथ है, आप किस तरह से काम करोगे। यदि बंदा आलसी है, बंदा काम करने में फुर्ती नहीं, आपकी स्पीड, तो उनका मंगल डिस्टॉर्टेड रहता है। बंदा सुस्त है ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं? एनर्जी पावर ड्रिंक फ्री। तो मंगल क्या है? आपकी एनर्जी है। उसको क्या करते हैं हम? ग्लूकोज का पानी पिलाते हैं। तो शक्कर क्या है? मंगल है। जैसे ही शक्कर पी, बंदा फुर्ती में आता है। इंस्टेंट एनर्जी आपको शुगर दे सकती है। तो पूजा जी किसी को शुगर बढ़ गई है तो उसका मंगल खराब है? नहीं, शुगर, हाँ मंगल एक्सटेंडेड है। मंगल उसका मतलब बहुत ज्यादा खराब हो गया। कम भी होगी तो मंगल खराब है, ज्यादा भी होगी तो मंगल खराब है। उसमें जुपिटर भी ऐड होगा? जुपिटर ऐड होगा, क्योंकि मंगल है शक्कर। मंगल की जब हम जुपिटर उसको बढ़ाएगा तो वो ज्यादा बढ़ गया। मंगल की जब हम रेमेडी कराते हैं ना, तो हम शक्कर से करवाते हैं। आगे आगे सिखाएंगे आपको, आगे सिखाएंगे। व्हाइट मंगल एनर्जी है। कलर पे मत जाइए, व्हाइट कलर शुक्र का होता है, कलर पे मत जाइए। लेकिन शक्कर जो है ना, खांड, पहले खांड बोलते थे, गुड़, गुड़ मीठा, मीठा मंगल है। भाई से नहीं बन रही, भाई के घर मीठा लेके जाओ, भाई से बनेगी। भतीजों को मीठा खिलाओ। कुछ मीठा हो जाए, अमिताभ का ऐड याद करो, कुछ मीठा हो जाए। मीठे से बहुत बातें सॉल्व होती है ना। कोई खुशी तो होती, कोई खुशी होती है तो मीठा, मर गया तो मीठा। मतलब अपने को मीठा खाने से मतलब है बंदा आए या जाए। अरे नहीं, तो आजकल तो बोल देते हैं भैया मीठा कौन खाएगा। तो इसीलिए तो रिश्ते खराब हो रहे हैं। हाँ, तो आजकल तो जिसके घर क्योंकि लेके जाओ तो वो सीधा जवाब देते हैं। मिठास नहीं रही ना, सबने अपने मंगल खराब कर लिए। तीसरा भाव आपके यार दोस्तों का है, तीसरा भाव आपके पड़ोस का है। मंगल पड़ोस का कारक भी है। पड़ोसी से रिश्ते अच्छे रखने हो तो शक्कर की कटोरी का आदान प्रदान चलते रहना चाहिए। ये मत देखो कि महीने में कितनी ले जा रहा है, कम से कम काम तो आएगा, रिश्तेदार तो आते से ही आता रहेगा। मंगल कटोरी का, से हाँ कटोरी की। एकदम सही है। देखो आप बॉम्बे में देखो, कटोरी व्यवहार चलता है ना, तो वहाँ चाली में सब दोनों फैमिली के जैसे रहते हैं। वहां पे धर्म संप्रदाय पंथ कुछ काम नहीं आता है। और जहाँ पे ये कटोरी का व्यवहार नहीं है ना, अरे उसने एक कटोरी शक्कर मांग ली, ये कोई तरीका है क्या? तो वहां पे बस तू तुम्हारे हम हमारे ही है। वहां पे पड़ोस में कोई चले भी जाए ना, तो उनको पड़ी नहीं रहेगी कि भैया गया तो गया, जाने दे, अपने करना क्या है। ये मंगल है। मंगल रिश्ते बनाता है, मंगल रिश्ते बिगाड़ता भी है। क्योंकि मंगल क्या है? तीसरे भाव का कारक है। तीसरा भाव आपका पड़ोस है। तीसरा भाव आपके निकट संबंधी है। तीसरा भाव आपकी छोटी यात्रा है। तो मंगल छोटी छोटी यात्राएं भी देता है। ठीक है, अब आते हैं हम बुध पे। बुध किन किन चीजों का कारक है? बुध है, बुध आपकी वाणी का कारक है। छोटे बच्चे की वाणी देखिए, सबको प्यारी लगती है, चाहे वो भले ही से अपनी तुतली भाषा में कुत्ता क्यों नहीं बोल दे, कुत्ता बोले, अरे सब लोग हंसते, अरे वाह 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 इसने कुत्ता बोला, है ना। वही 7-8 साल का बच्चा बोलते, कहाँ से सीख के आया, ये कपेट लगेगी उसके, है ना। वही एक 1.5-2 साल का बच्चा कुत्ता बोल देगा तो कितना खुश होते हैं ना हम लोग, अरे वाह कुत्ता बोला इसने, कितना अच्छा बच्चा है, कुत्ता बोलता है। 8-9 साल का बच्चा बोल देता, बेचारे की हालत खराब कर दोगे, कहाँ से सीख के आया, ये गलत आदत है। कोई 12-15 साल का बोल दे तो उसकी तो बस, और 20-22-21 साल का बोल दे
तो कानों में रुई डालनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल जमाना नहीं कि उसको कुछ बोल सके, वो अपने से स्ट्रांग हो जाता है ना। ठीक है, वही बोल दिया होगा, है कि नहीं? तो बुध क्या है? वाणी का कारक है। यदि जो जितना अच्छा, जितना प्यारा, जितना मीठा, जितना अच्छा बोलेगा, उसकी वाणी अच्छी होगी तो उसका व्यापार भी अच्छा होगा। क्योंकि बुध व्यापार है। व्यापारिक संबंधों में क्या होता है, कभी कभी आत्मा से भी गहरे संबंध हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि व्यापार में आपका व्यवहार इतना अच्छा होता है, आपकी मतलब जो वाणी से, जिस तरह से आप किसी को संबोधन करते हो, जिस तरह से आप अपने क्लाइंट से डील करते हो। अभी आप किसी ऑफिस में बैठे हैं, आपका क्लाइंट आया और आपने उसको तवज्जो नहीं दी, उसको ग्रीट नहीं किया, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, ओके सर, बैठिए, तो आपको उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। चलो चाय पानी तो कुछ ऑफर करोगे, नहीं नहीं, कोई आया, बताओ भाई काम क्या है, काम की बात करी और उसको चलता फिरता कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम वो क्या बोलेगा, बड़े ही बिना व्यवहार के लोग हैं, इनसे क्या काम करना, ये क्या काम करेंगे, अव्यवहारिक लोग हैं। वही आप उनका कुछ भी काम मत करो, उनको आओ, बुलाओ, बैठाओ, चाय पानी पिलाओ, समोसा खिलाओ, उस टाइम भले डील करी नहीं हो, सामने वाले को यदि पैसे भी देने हैं तो समोसा खिला के भिजा दो, चले जाएगा, अरे बड़े अच्छे लोग हैं, पैसे कहीं नहीं जाएगा, आज नहीं दिया तो कल तो दे ही देगा। तो वाणी, वाणी से क्या होगा? व्यापार, वाणिज्य का कारण है। वाणी से वाणिज्य भी बनता है, वाणिज्य और वणिक, गुजराती वर्ड लोग इससे जो गुजराती है उनको ये वणिक का मतलब मालूम होगा, वणिक मतलब व्यापारी, है ना। तो बुध क्या है? वाणी का कारक है, व्यापार का कारक है, वाणिज्य का कारक है, वणिक का कारक है, डुअलिटी का भी कारक है। जिनका बुध खराब है उनको किन्नरों को पैसा देना चाहिए, क्योंकि बुध किन्नर है, न्यूट्रल प्लैनेट है, आउट ऑफ ऑल ह्यूज प्लैनेट है। बहुत सारे लोग रेमेडी देते हैं जो वाकई में किन्नर होते हैं या जिनका कोई सेक्स नहीं होता है मेल और फीमेल का, उनको यदि हरी साड़ियां, हरी चूड़ियां यदि देते हैं तो हमारे जीवन में कुछ तो ठीक होता है। किन्नरी बोल के देवी भी है। बुध इनका कारक है, बुध बेटी का कारक है। तो पूजा जी जैसे गाय को चारा डलवाते हैं वो भी तो बुध की रेमेडी है ना? वो शुक्र की रेमेडी है मैडम, शुक्र बॉयफ्रेंड है, बुध गर्लफ्रेंड है। नहीं, ज्यादातर तो बोलते हैं कि हरा चारा बुधवार को गाय को डालो तो बुध की हरा रेमेडी है। चारा तो वो शुक्र की रेमेडी है नहीं मैडम। नहीं, गाय गाय बुध गाय भी शुक्र है और चारा चारा भी शुक्र है, चारा शुक्र की शुक्र रेमेडी नहीं है वो। है, चारा बुध है सर जी, चारा, हरा चारा तो बुध हुआ ना। चारा बुध है, गाय अच्छा। शुक्र है। यदि मंगल खराब तो गुड़ खिलाओ, सूर्य खराब तो गेहूं के आटे की रोटी खिलाओ। हरी ज्वार, हरी ओके। हरी ज्वार तो शुक्र मानी गई है वैसे तो लाल किताब में तो। नहीं, नहीं, हरा चारा तो भाई जी। लाल किताब में हरा चारा बुध ही है। हरा चारा अच्छा, मतलब तो ज्वार, मतलब ज्वार हरी हरा चारा ज्वार बुध ही है लाल किताब में, लाल किताब में भी करती हूँ बिहारी जी। मतलब हरा चारे में आइटम कोई सी भी हो, हरे चारे में जो हाँ, कोई भी। घास, देखिए जो गेहूं, जो घास उगती है ना, घास जी जो हरी, जो सूखी हुई घास है ना, वो हरे में नहीं आएगी, जी। उसका प्लेनेट चेंज हो यानी जाएगा। ये ज्वार आती है, ज्वार हरी ज्वार जो चारे की बोते हैं वो कौन से उसमें ग्रह में आती है? ज्वार अलग प्लेनेट हो जाएगा, ज्वार अलग है। जो हरी घास आती है, जो जंगली घास आती है, वो बुध है। नहीं, हरा चारा हरी तो घास कोई भी, जैसे पालक है वो भी तो बुध में ही आएगा ना, हरा पालक। नहीं, पालक नहीं में नहीं थोड़ा पालक, नहीं, आप उसमें मत जाइए, पालक थोड़ा सा है ना मंगल और बुध में आता है, आयरन है पालक, आप उसमें मत जाइए, बहुत यहाँ पे खराबा हो जाएगा।
चलिए हम कहाँ थे, बुध थे, है ना। तो डिसकंटिन्यू हो गया, चलो कोई बात नहीं। बुध किन चीजों का कारक है? बुध आपके छोटी छोटी चीजों का कारक है। अब देखना, जिसको छोटी छोटी चीजें संभालने की आदत हो, मिनिएचर जो चीजें रखता होगा, उसका कहीं ना कहीं बुध एक्टिवेटेड होगा। कोई लोग रहते हैं ना, छोटे खिलौने ले आते हैं, छोटी छोटी चीजें जमा करते हैं, जैसे कांच भी बुध है। तो जो कन्या लग्न के होंगे, मिथुन लग्न के होंगे, उनको कांच की चीजें संभालने का बहुत शौक होगा। कांच के छोटे छोटे मिनिएचर्स ले आएंगे घर में, कांच के शो पीस रखेंगे, उनके घर में कांच 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 ज्यादा होगा, कांच भी बुध है। ऐसे बहुत सारे कारक है, एक एक प्लैनेट के एक एक हजार कारक है। हम अभी मेन भाव कारकों पे चलते हैं कि इन प्लैनेट से हमको क्या क्या मिलेगा, ठीक है। तो बुध से क्या हुआ, वाणी हुई, बुध से व्यापार हुआ, बुध बेटी बहन है, जिनका बुध खराब है उनकी बेटी बहन को भी दिक्कत होती है। वाणिज्य है, यानी आपके व्यापार का कारक हुआ, अकाउंट्स का कारक हुआ, अकाउंट्स। उसके बाद जो ट्रेडिंग का काम करते हैं, कमोडिटीज, ट्रेडिंग का जो काम करते हैं उसके लिए भी बुध इंपॉर्टेंट है आपकी। उसके बाद आता है बृहस्पति। इन कारकों को बहुत अच्छे से याद कर लो, क्योंकि ये आपकी बहुत सारी चीजों का सॉल्यूशन देंगे। गुरु, गुरु संतान का कारक है, समृद्धि का कारक है। आप कितने समृद्धशाली हो ये गुरु की पोजीशन बताएगी। बुद्धि का कारक है, धन का कारक है, क्योंकि बृहस्पति धनेश और लाभेश दोनों घर का कारक है। तो आपके पास कितना धन होगा, आपकी संपत्ति कैसी होगी, क्योंकि 4th हाउस का भी कारक बुध है जो आपके सुख सुविधाओं का है। शुक्र आपको लग्जूरियस चीजें देगा, लेकिन आपका अकाउंटेबिलिटी जो है धन संपदा का, वो गुरु करेगा। इसीलिए मैंने बोला ना कि ओनर ऑफ द हाउस, कारक ऑफ द हाउस एंड प्लैनेट ऑफ द हाउस, ये उच्च का प्लैनेट जो है, नीच का प्लैनेट जो है, ये पूरे हमारे घर को चलाते हैं। उस घर में खराबा हो रहा है तो कहीं ना कहीं नीच का प्लैनेट एक्टिवेटेड है, कहीं ना कहीं उस घर में बैठा हुआ प्लैनेट सही कंडीशन में नहीं है, तो इसीलिए वो आपकी खराबी कर रहा है। गुरु और कौन कौन चीजों का कारक है? गुरु आपके पूर्वजों का कारक है, गुरु आपके धर्म का कारक है। धार्मिक, आप कितने धार्मिक है वो गुरु की पोजीशन बताएगी, क्योंकि आजकल धर्म भी लोग अपने फायदे और नुकसान के हिसाब से करते हैं, है ना। भागवत कथाओं में पुराने जमाने में लोग है ना, जैसे थे वैसे पहुंच जाते थे। अभी आप देखो, मंदिर जाना है, भागवत कथा में जाना है, ऐसे कहीं भी जगह जाना है, तो लोग उस भावना से नहीं जाते हैं कि हमको भजन करने जाना है, कीर्तन करने जाना है या क्या करने जाना है। इस भावना से जाते हैं कि वहां पे कौन कौन लोग आए हैं, हमको कौन कैसे देखेगा। तो मैंने तो कई लोगों को स्पेशल शॉपिंग करते हुए देखा है। फलानी कथा में जाना है तो ये तो मतलब 8-10 दिन पहले से उनकी चालू हो जाती है। इसके यहाँ जैसे हमारे यहाँ है ना, अभी होली के भजन चालू हो जाएंगे, तो यहाँ पे बहुत सारी मंडलियां बनी हुई है, तो 2 महीने पहले से बुटीक वालियों के पास काम चालू हो जाता है। लेडीज किटी पार्टी ज्वाइन करती है, उसमें पैसा जमा करती है। वो पैसा इसलिए जमा करती है कि अब फलाने महीने में हमको इतनी ड्रेसेस बनवानी है। तो आजकल धर्म दिखावे के लिए भी होता है, तो वहां पे जब बृहस्पति करप्ट हो जाएगा तो ये जो धर्म है ये दिखावे वाला हो जाएगा। तो कंपटीशन ये रहती है कि समझो कि उनको महीने में 1 महीना पूरा होली के भजनों का चलता है। मैं तो बहुत ही कम जाती हूँ और जैसी हूँ वैसे चले जाती हूँ, कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसी हूँ वैसे मतलब होना चाहिए, पहनावे से तो क्या ही फर्क पड़ेगा।
तो मेरी 3-4 बुटीक की फ्रेंड्स है जिनका बुटीक है, तो वो बोलती है कि 2 महीने हमारे पास बहुत काम रहने वाला है। क्यों बोले तो ये फलाना फलाना उत्सव आने वाला है और हमारे फ्रेंड सर्कल में 100-150 लेडीजें हैं और सबको कोई 5-5 6-6 फंक्शन में तो जाएगी, तो सबको नया अटायर चाहिए कि इस बार हम ये पहन के जाएंगे। नया कपड़ा क्या है मार्केट में, होली के भजन जिसमें गुलाल उड़ता है उसमें भी उनको नया पहन के जाना। फिर उनके पास होली के लिए ऑर्डर आते हैं कि है ना 3 थान व्हाइट कलर के नए मंगा के रखें कि होली खेलने के लिए लोगों के कपड़े बनवाने ऐसे। तो आजकल धर्म मतलब धार्मिक जो है उसमें धार्मिक संस्थाएं भी थोड़ी ऐसी हो गई हैं जो आजकल दिखावे के लिए चलती हैं, जब इनका मेन काम कुछ और होता है और दिखावे के लिए एक संस्थान बना के रख रखा है। और 2019 और 20 में हमने इसके बहुत सारे उदाहरण देखे हैं, बहुत सारी चीजें बाहर निकल के आई है। तो गुरु क्या है, धर्म का भी कारक है, पूर्वजों का कारक है, आपके धन संपत्ति का कारक है, क्योंकि 4th हाउस में क्या है ये उच्च का होता है। तो इनके उच्चागस्त नीचागस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोई भी आपको निष्कर्ष पे पहुंचना है तो ये सारे पॉइंट्स को देखना है, ठीक है ना। तो संतान का कारक भी हुआ ना, संतान का कारक या जीव कारक का है ना। नाड़ी वाले तो सिर्फ गुरु और शनि 2 ही प्लैनेट से पूरा प्रेडिक्शन कर देते हैं। जो नाड़ी ज्योतिष करते हैं ना वो तीसरा प्लैनेट देखते ही नहीं है, वो सिर्फ गुरु के पोजीशन और शनि पोजीशन देख के पूरी आपकी पत्रिका पढ़ देंगे। हमारे इसमें बहुत अच्छे पहुंचे संत हैं, बहुत पहुंचे लिटरेट लोग हैं जो अलग अलग पद्धतियों पे काम कर रहे हैं। तो उन तक तो पहुंचना मतलब हमारी ये कोशिश ही हो सकती है, क्योंकि एक जीवन में एक आदमी कम से कम 2 या मतलब पूरी चीजों को तो साध तो नहीं सकता है पर एक लेवल तक पहुंच सकता है, क्योंकि जिस शास्त्र को लिखने में युग बीत गए, पता नहीं युगों से भी पुराना ये शास्त्र है, क्योंकि महाशिव का शास्त्र है ये। ज्योतिष शास्त्र जो है वो शंकर भगवान का शास्त्र है। तो जिस शास्त्र को भगवान से हम तक आने में इतने युग बीत गए तो उसको एक जीवन में पारंगत करना तो मतलब गलत ही बात होगी। हाँ इतना है कि हम अपनी लिमिट में अपनी बैंडविड्थ बढ़ा के हम कितना गैदर कर सकते हैं और कितने लोगों की मदद कर सकते हैं। अब क्या हमें ऐसे योगी के दर्शन हो सकते हैं पूजा जी जो आप बता रहे हो? मुझे तो हुए नहीं आज तक, मैं तो हर किसी को योगी ही समझती हूँ, क्योंकि बहुत सारे योगी बताते नहीं है कि वो आप कुंभ में जाइए बहुत लगा लेते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं जो आपको डेली रूटीन में कहीं आपके शहर में मिल जाए, जो नागा साधु बन के घूमते हैं, वो साधना के लिए जाते हैं। ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन कुंभ में हम जैसे आप जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बहुत सारे ऐसे लोग जो गुप्त रूप से इन विद्याओं का अध्ययन करते हैं वो कुंभ में जाते हैं भभूत लगा के नागा साधु बन के, जहां आप उनको पहचान न सके। और ऐसे कईयों के बारे में मतलब मेरे एक परिचित है, उन्होंने बताया है, क्योंकि वो जो ये गीता का चलाते हैं ना, गीता प्रचार प्रसार समिति, गोविंद देव गिरी जी के आश्रम से काफी जुड़े हुए हैं, जिनको अयोध्या का राम मंदिर बनाने का बीड़ा जिनको दिया गया है, जो मुख्य उसमें वो है सभापति। तो उनके आश्रम से उनका एक बहुत बड़ा आश्रम है कोल्हापुर के कहीं नजदीक, वहां पे बहुत लोग सिद्धियां करने के लिए जाते हैं। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, मेरे परिचित ने एक बार मैं बॉम्बे गई थी तो उन्होंने बताया था कि इनका यहाँ पे एक ऐसा आश्रम है, यहाँ पे लोग आते हैं सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, या इनके जो शिविर है उसमें बहुत सारे ऐसे परिचित जाते हैं सिद्धियां करने के लिए कुंभ के समय। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम शुक्र। जब भी सिद्धि की बात आती है ना तो शुक्र महाराज आ जाते हैं, क्योंकि ये सिद्धियों के देवता हैं। शुक्र महाराज में इतनी ताकत है कि इनके पास मृत संजीवनी है, यानी शुक्र किसी भी चीज का जननी कारक है, क्योंकि शुक्र स्त्रियों में प्रजनन शक्ति है और पुरुषों में वीर्य है। ये दोनों से ही कोई नई चीज का आविष्कार होता है या कोई नया जीव बनता है।
तो शुक्र आविष्कार का कारक है। किसी भी चीज को प्रोडक्शन करना यानी शुक्र चाहिए, तो शुक्र साउथ ईस्ट से शुक्र फायर है। किसी भी चीज को बनने के लिए शुक्र की जरूरत होगी। तो शुक्र सप्तम भाव का कारक है व्यापार व्यवसाय का। दो लोग मिलेंगे, एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी और कुछ व्यापार हो। ठीक है। शुक्र भौतिक सुख, लग्जरी। देखिए एक बंदा है, बच्चा है, उसकी कितनी लिमिटेड लड़का या लड़की है, जब तक शादी नहीं हुई तब तक उनके लिमिटेड खर्चे होंगे। अच्छे कपड़े मिल जाए, अच्छा खाने पीने को मिल जाए, अच्छा घूमने को मिल जाए, और जैसी हमारे घर की स्थिति है वैसा वाहन मिल जाए, क्योंकि शुक्र वाहन का भी कारक है। ठीक है। जैसे ही उसकी लाइफ में एक एडिशन हुआ, कोई जिंदगी में आया, अब उसकी कैपेसिटी बढ़ती है। 2 व्हीलर पे जाता था तो वो 4 व्हीलर खरीदेगा, क्योंकि व्यापार बढ़ेगा। पहले एक कमरे के रूम में रहता था, लेकिन अब लोग बढ़ गए, क्योंकि दूसरे का भाव का भी कारक है धन कुटुंब परिवार का। सप्तम हाउस शादी, 4th हाउस शुक्र कारक है, यानी आपके घर में किसी नए मेंबर का आना। सप्तम भाव आपके जीवन में किसी नए मेंबर का आना। 12वें भाव में उच्च का होता है, छठा भाव उसका व्ययश है। तो जब शुक्र क्या है, परिवार में एडिशन का कारक है। आपके फैमिली में कुछ नया ऐड होना है, उसका कारक शुक्र है। कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आना, क्योंकि आप जिससे बिजनेस करते हो हर बार आपकी पार्टी अलग होगी। ठीक है, आपकी पार्टी सेट है तो बात अलग है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं या जो मार्केटिंग का काम करते हैं, तो वो नए नए लोगों को इंट्रोड्यूस होते जाते हैं। ठीक है। तो आपके जीवन में भौतिक सुख का, आनंद का कारक शुक्र है। जिनका शुक्र खराब है उनकी बहुत सारी चीजें खराब हो जाती है। बृहस्पति चाहे जितना अच्छा हो, शुक्र खराब नहीं होना चाहिए। बृहस्पति खराब होगा तो 6 घर खराब होते हैं, और शुक्र खराब होगा तो पूरा जीवन ही खराब हो जाएगा। उसके बाद आते हैं शनि। शनि किन किन चीजों का कारक है? शनि आपकी नौकरी का कारक है। यदि आप सर्विस में हैं तो आपका सैटर्न अच्छा होना चाहिए। सैटर्न जितना अच्छा होगा उतने ऊंचे पद की नौकरी होगी। एक नौकरी प्राइम मिनिस्टर की भी है और एक नौकरी पीएम की भी है दोनों नौकरी तनख्वाह लेते हैं, दोनों भी तनख्वाह लेते हैं, लेकिन इसकी नौकरी में सिंहासन है, चेयर है, इसकी नौकरी में जी हुजूर है। आते जाते यस बॉस, है ना। तो शनि आपकी नौकरी है। कैसा शनि है आपका, वैसी आपकी नौकरी है। शनि आपकी आयु है। जब भी आपके जीवन में शनि आपके लिए दुख है, क्योंकि अष्टम भाव का कारक है। दुख कभी भी ऐसा घंटी बजा के नहीं आता या फोन करके नहीं आता, मैं आने वाला हूं, मेरे लिए दरवाजा खुला रखा। सुख के लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ता है। जैसे ही खबर आई, हाँ भाई मिसेस प्रेग्नेंट है, तो खुशियों की तैयारी चालू होती है कि भैया 9वें महीने हमारे घर में मेहमान आएगा, उसकी हम ये तैयारी कर ले, उसके लिए अभी से प्लानिंग कर ले। लड़का होगा तो ये नाम रखेंगे, लड़की होगी तो ये नाम रखेंगे। या माधव जी की शादी पक्की हो जाए, तो माधव जी की शादी पक्की हो गई तो कार्यक्रम चालू हो जाएगा कि भैया दुल्हन के लिए क्या खरीदना है, इनको क्या जोड़ा खरीदना है, कौन सा वेन्यू फाइनल होगा, कहाँ से हार माला मंगवाएंगे, कौन से मंडप में शादी होगी, कौन सा पंडित आएगा, है ना। तो खुशियों का पंडित बुलाया जाता है और दुखों का पंडित आ जाता है। उसको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई चल दिया तो उसका पंडित अपने आप आ जाएगा, उसको निमंत्रण की जरूरत नहीं है। जो आपके समाज का पंडित होगा वो अपने आप दौड़ा दौड़ा आ जाएगा। तो
शनि क्या है? आपके दुख का कारक है। शनि आपके जीवन में घटनाएं भी देगा। घटनाओं के लिए वो किसको चूज करेगा? राहु को और केतु। तो शनि आपके जीवन में आयु का भी कारक है, क्योंकि अष्टम भाव आपकी आयु है। जो आपका अष्टम भाव है ना, उसको हम मृत्यु भाव या आयु भाव बोलते हैं। तो आप इस घटनाक्रम को ऐसे समझिए, ये आपकी कुंडली है। तो ये यहां से मैं ट्रांजिट हुआ पिछले जन्म की यात्रा में से, क्योंकि ये क्या है? मोक्ष का कारक है ना, बाहर जाने का व्यय भाव है। मैं माता के गर्भ में आया, मैं, मेरा परिवार, मेरे भाई बहन, मेरी माता, मेरे बच्चे, मेरे नाना नानी, रिश्तेदार, जो भी समझ लो, मेरी पत्नी या मेरा पति, ये फिर क्या आ गया? मेरे ससुराल वाले या मेरी आयु। ये ऐसा जीवन चक्र है। तो शादी करना भी कोई मतलब ऐसा खेल थोड़ी है, बारूद के ढेर पे बैठे रहते हो आप। तो इसीलिए ये मृत्यु का भाव है, क्योंकि ये ससुराल का भी भाव है। जब ये मेरा कुटुंब परिवार है, तो ये मेरे पति पत्नी का कुटुंब परिवार है। अब यहाँ बैठ जाए खतरनाक प्लैनेट, सूर्य बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, शनि बैठ जाए, फिर तो वारे न्यारे। लग्न में नहीं, नवमांश में भी बैठ जाए तो वारे न्यारे हो जाएंगे। तो शनि है घटनाओं का प्रतीक। आपकी हड्डी चटकेगी, शनि के बिना नहीं चटकेगी। फिर शनि क्या है? धीमा प्लैनेट है। शनि बहुत स्लो गति से चलता है ना, 2.5 साल में, 3 साल में एक राशि परिवर्तन करता है। तो धीमा प्लैनेट है। तो बुढ़ापे का कारक भी शनि है। जो लोग झुक जाते हैं, तो जिसका शनि खराब होता है उनको क्या बोलते हैं? बूढ़ों को रोटी खिलाओ, वृद्धाश्रम में खाना खिलाओ। शनि लंगड़े लोगों का मतलब, शनि जो विकलांग लोग हैं ना, उनका भी कारक है। तो जिनका शनि खराब होता है उनको ये बोला जाता है कि किसी को व्हील चेयर दे दो, किसी को वॉकर दिला दो। जो नारायण सेवा संस्थान वाले हैं ना, ये शनि का काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अपंग लोगों को अंग प्रदान करते हैं ये। तो आपको कोई सही पता नहीं पता हो कि शनि की रेमेडी कहाँ करवानी है, तो आप नारायण संस्थान वाले को पकड़ लो, लेकिन डायरेक्ट मत पकड़ना। मतलब पहले हम इस्कॉन के मंदिर में जाते थे ना, तो मैं छोटी थी, मैं बचपन से वृंदावन गिरिराज जी वगैरह बहुत जाती थी, तो मैं बहुत छोटी थी। अब वो वहां पे है ना, इस्कॉन के मंदिर में ना एक थे जो हरे राम की माला करते थे, लेकिन वो हर किसी को गाय को ये दो, गाय को वो दो, गाय को वो दो, मतलब हर किसी को ऐसे पकड़ के घंटा घंटा लेक्चर देते थे। छोटी थी, अबोध थी, मालूम तो था नहीं। अब वो इतनी देर तक बिठा रहे, तो मैं बोलती थी गाय का भूत आ गया। क्योंकि वो मतलब सामने वाले बंदा जब तक 10, 20, 50, अब हम बचपन में थे तो 20-50 की वैल्यू भी बहुत थी। आज से 20-22 साल पहले की बात कर रही हूँ, उससे भी पहले की 30-35 साल पहले की बात कर रही हूँ, जब मैं 4th-5वीं क्लास में थी, तब फर्स्ट टाइम जब वृंदावन गई थी। तो उनको देखते ही क्या, हम रमन रेती में रहते थे, रमन रेती में के वहीं पे इस्कॉन का मंदिर है, तो वहां पे वो जैसे ही वो पंडा जी दिखते थे, मैं बोलती थी गाय का भूत आ गया। कि वो चिपक जाते थे। तो MLM मार्केटिंग वाले चिपक जाते हैं ना, हमारा प्रोडक्ट खरीद लो, हमारा प्रोडक्ट खरीद लो, ये अच्छा है, वो अच्छा है। MLM मार्केटिंग वालों को देखा आपने, एमवे वालों को या किसी को? कभी कहीं भी जाके चालू हो जाएंगे, फोन करेंगे आपको, हाँ ये चीजें ले लो, ये ले लो, वो ले लो। हाँ? उनको देखते ही कि लोग भागते हैं। तो जब भी मेरे को कोई MLM वाला मिलता है तो बोलते गाय का भूत आ गया, चिपक जाते हैं वो अपनी चीजें बेचने के लिए। अरे भाई, सामने वाले को लगेगा तो वो ले लेगा आपसे, आप खाली एक बार इंट्रोड्यूस करा दो। तो गाय का भूत बोलती हूँ मैं उसको, जो जैसे चिपक जाता है ना अपनी चीजें बेचने के लिए, तो गाय का भूत बोलते हैं।
अब गाय का भी एक अब व्यक्ति 10 दिन रह रहा है किसी जगह, एक दिन दान करेगा, 2 दिन दान करेगा, तीसरे दिन से उसको कोई और सेवा भी तो करनी है ना, और किसी मंदिर में वो सेवा देगा। तो वो गाय के भूत वाले पंडित जी है ना पीछे पड़ जाते थे, आप गाय की सेवा करिए, ये करिए, पर्ची लेके आ जाते थे। तो ऐसा तो गाय का भूत बन जाते हैं वो लोग। तो मतलब ऐसा है ना, देख समझ के कोई भी ऐसी संस्थान हो गए, नहीं तो वो गाय का भूत बन जाते हैं। उसके बाद राहु, राहु क्या है बोलो? राहु है फिल्म इंडस्ट्री, यानी राहु है माया, राहु है इल्यूजन, राहु में इतनी ताकत है कि वो आपको, यदि आपका अच्छा है तो आपको प्राइम मिनिस्टर बना देगा, और खराब यदि मतलब आते आते तो राजगद्दी दे देगा, और जाते आते छीन भी लेगा और बदनामी भी दे देगा। ये है राहु। राहु डिप्लोमैट्स, जो हर सरकार में काम करते हैं, यू नो हु आर डिप्लोमैट्स? क्योंकि सरकारें बदलती है, अधिकारी कभी नहीं बदलता। अधिकारी का तबादला हो सकता है पर अधिकारी बदलता नहीं है। वंस IAS इज IAS। अब वो कौन सी सरकार में काम करेगा वो उसकी कंपैटिबिलिटी पे कि उसकी जमती किससे है। लेकिन राहु डिप्लोमैट्स है, क्योंकि राहु जैसा देश वैसा देश। राहु में ये क्वालिटी है, राहु जिसके साथ बैठेगा ना उसकी पावर को डबल कर देगा। आपने सुग्रीव और बाली की कथा सुनी है? बाली को ऐसा वरदान था कि उसके साथ जो लड़ता था ना, यदि वो गुस्से में आता था तो उसका आधा बल उसको मिल जाता था। ये बाली को वरदान था। तो सुग्रीव जब भी उससे लड़ने जाता था ना, तो सुग्रीव जैसे गुस्से में आता था, बाली उसका आधा बल उसको आ जाता था, तो सुग्रीव हमेशा हार जाता था। और राम जी क्यों उससे जीत पाए? क्योंकि राम जी हमेशा मुस्कुराते रहे, तो उसका बल क्षीण हो गया। जब तक राम जी उससे लड़ते रहे, राम जी का बल उसको जाता रहा। फिर राम जी को जब ये बात पता चली कि बाली को ये वरदान है, लक्ष्मण ने ये बात बताई उसको, हनुमान जी ने बोला कि बाली को ये वरदान है कि ये इससे कोई भी व्यक्ति लड़ाई करेगा और वो गुस्से में आएगा तो उसका आधा बल इसको चले जाएगा। तो राम जी फिर मुस्कुराने लग गए। जब सुग्रीव उससे लड़ने जाता है बाली से, तो फिर राम जी है ना उसको क्योंकि जब उसको तीर मारने की कोशिश करते तो दोनों भाई एक जैसे दिखते हैं, कंफ्यूजन होता है उनको, और सुग्रीव को ये लगता है कि ये तीर क्यों नहीं मार रहे हैं, कहीं ये फ्रेंडशिप में गड़बड़ी तो नहीं कर रहे, मेरे को मरवा ही देंगे ये तो वो गुस्से में आते जाता है, तो उसका बल पूरा उसको मिल दे जाता है। तो जब हनुमान जी ये टेक्निक बताते तो राम जी मुस्कुरा देते, तो उसको माला देते हैं, बोलते हैं तो गुस्से में बिल्कुल मत आना, मैं इसका काम कर दूंगा। ऐसे तो राहु है कि राहु पावर कैप्चरिंग है। राहु है ना, राहु को आप बोल सकते हो कि बूस्टर बोल सकते हो। किसी भी चीज को सडनली देना। आप देखिए फिल्म स्टार्स का करियर सडनली ऊपर जाता है और सडनली नीचे आ जाता है। कोई सीरियल में एक बंदा सडनली राइज होता है, उसके बाद उसका दूसरा सीरियल ही नहीं बनता है। अरुण गोविल को देख लो, सिर्फ रामायण में आया, प्रसिद्ध हुआ, उसके बाद गायब, क्योंकि लोगों ने उसको सही में राम जी समझ लिया था, तो वो उसको कोई आ रहे ही नहीं थे, वो कर भी नहीं पा रहा था कि मेरी छवि धूमिल हो जाएगी। तो सही में अभी बहुत जगह उसको लोग राम ही मानते। तो रामानंद सागर में राम जी बने थे ना, अरुण गोविल जी, उनको। तो राहु में इतनी ताकत है कि आदमी को बना सकता है और आदमी को बिगाड़ सकता है, क्योंकि वो हर प्लेनेट के जैसा हो जाता है। तो आपके जीवन काल में कहीं ना कहीं उसकी दशा, अंतरा, प्रत्यंतरा, प्राणा और सूक्ष्म आएगी। और ज्यादातर आप कुंडलियों में देखो कि लोगों की शादियां राहु दशा में या बृहस्पति की दशा में होती है।
और जिनकी नहीं होती है वो वेट करिए, ये दशा आना बाकी है। क्योंकि राहु के बाद बृहस्पति की दशा आती है। तो या तो शुक्र दशा में हो जाएगी, और शुक्र दशा के बाद का जन्म है तो दशा किसकी आएगी? सूर्य की आएगी, चंद्र की आएगी, मंगल की आएगी। तो सूर्य की 6 साल, चंद्रमा के 10 साल और मंगल के 7 साल। ठीक है, तो 6 और 7 13 और 10 23। 23 साल के बाद ही बंदा शादी करेगा ना। या तो वो शुक्र की दशा में कर ले, 20 साल की दशा आती है, तो केतु में जन्म लेगा तो शुक्र में उसकी शादी करीब करीब पक्की हो जाएगी। केतु 7 साल 27 साल। और यदि उसने शुक्र जाते जाते भी जन्म लिया है तो उसकी राहु या बृहस्पति में ही शादी होगी। ज्यादातर लोगों का मैंने देखा है, मतलब मैं ये बोल नहीं रही, ये फिक्स है ऐसा नहीं बोल रही हूं, लेकिन यदि राहु की दशा भी नहीं होगी तो अंतरदशा या प्रतंतरा राहु की चलेगी। आज आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ कि जो लेडीजों में मंगलसूत्र होता है वो होता क्या है? एक पीला धागा होता है। मंगलसूत्र क्यों इम्पोर्टेंट है? ये जो हम पहनते हैं ना, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? पीला धागा या गोल्ड? देखिए आपका मैरिज कैसे चलता है। जो लेडीज ये नहीं पहनती है ना, उनके वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस आता है। फैशन से नहीं पहनो या चाहे जो भी हो। गोल्ड, बृहस्पति, तो बिना गुरु के शादी नहीं चलेगी, इसीलिए गोल्ड। उसमें जो काले मणके होते हैं वो शनि। तो गुरु और शनि जब तक आशीर्वाद नहीं देंगे सप्तम भाव में, तब तक आपका विवाह नहीं हो सकता है। ये द्विग्रह गोचर में पढ़ाया जाता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है किसी भी बंदे की शादी होने के लिए। फिर उसमें डाला जाता है मूंगा, ऑरेंज कलर का बीड। यदि पुराने स्टाइल का आपने यदि मंगलसूत्र देखा होगा ना, तो वो ऐसा रहता था, यहाँ पे मूंगा, यहाँ पे मोती, यहाँ पे मूंगा, यहाँ पे मोती। ये काले बीड्स की माला जो गोल्ड में जड़ी रहती थी, यहाँ पे 2 पदक रहते थे। बालाजी के मंदिर में ये आपको देखने को मिलेगा। जब लक्ष्मी जी और भूदेवी और श्रीदेवी का जब कल्याणम होता है तो बढ़ाते हैं, तो ये डायमंड के क्रिस्टल, ये ऐसे साड़ी गुट्टू बोलते हैं इसको, ऐसे 2 पदक रहते हैं। तो ये जो मूंगा है ये मंगल है, और ये मोती है ये शुक्र है या चंद्र है बोल दो, और ये जो स्टोन्स है लगे हुए ये शुक्र है। ये 5 प्लैनेट के बिना आपकी शादी होगी। और ये पंच तत्व है। इसमें ये पंच तत्व है। मोती को बुध भी बोल सकते हो, आपको चंद्र नहीं बोलना है तो मोती को बुध बोल दो। तो ये 5 प्लैनेट है। ये अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश के प्रतिनिधि है। मंगल है अग्नि, तो पंच तत्वों से, या हम मिट्टी के बने हुए हैं ना, तो मिट्टी में मिल जाना है। तो हमारा शरीर किससे बना है? पंच तत्व से। तो एक जब 2 लोगों का मिलन होता है तो वो, ये लेडीज के लिए वापस से ये पंच तत्वों की यानी 5 प्लैनेट की रेमेडी बोलते हैं, जो विवाह के वक्त की जाती है। इसीलिए ससुराल से ये आता है या ननिहाल से आता है। किसी के यहाँ ननिहाल मामा देता है, किसी के यहाँ, तो जब मामा ये देता है ना तो राहु की रेमेडी होती है, क्योंकि राहु क्या है? मामा है। तो राहु मामा भी है, और ये राहु की रेमेडी होती है।
जब ननिहाल से जो भात आता है ना, आप लोगों में से, हम लोगों में से बहुत सारे लोग करीब करीब एक ही पद्धति को फॉलो करते हैं। तो मामा के घर से जो शादी का जोड़ा आता है दुल्हन के लिए या दूल्हे के लिए या जो भी आता है, तो भात बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, वो राहु की रेमेडी होती, केतु की रेमेडी होती। और किसी किसी को यदि ऐसे बोलते, मतलब मैंने किसी को सुना था बोलते हुए कि जो पलंग गद्दा होता है ना, वो केतु की रेमेडी होती है, तो वो ननिहाल से ही आता है। तो पंजाबी लोग है ना, ज्यादातर है ना, जो शादी में जो गद्दा वद्दा देते हैं या पलंग देते हैं, वो नानी के यहाँ का होता है। हैप्पी मैरिड लाइफ, प्रजनन के लिए, प्रोजनी के लिए, वो ननिहाल का होता है। केतु, पिता पक्ष से संबंध। केतु को आप पूर्वज भी बोल सकते हो, दादा भी बोल सकते हो। पिता के पक्ष से संबंध। राहु का मामा के पक्ष से संबंध या माँ के पक्ष से संबंध। ठीक है। केतु क्या है? गुरु का चेला है। और शनि, राहु है सो शनि का चेला है। और ये चार प्लैनेट मिलकर खूब धमाल मचाते हैं हमारे जीवन में। तो आप कभी, हम रेमेडीज का जब चैप्टर करेंगे ना, तो आप एक एक रेमेडी देखते हुए जाना कि शादी के समय ज्यादातर रेमेडीज राहु और केतु की होती है। क्योंकि राहु और केतु क्या है? ये हमारा अर्थ है। अर्थ में एक चंद्रमा है। ये मन के दो नोड्स हैं। चंद्रमा मन है ना, तो ये मन के दो नोड्स हैं जो हमेशा वक्री गति से यानी उल्टे चलते हैं। इनकी कथा के बारे में मैंने बोला था, ये लोग कैसे पैदा हुए, बताया था राहु केतु के बारे में। समुद्र मंथन के टाइम जब विष्णु भगवान मोहिनी रूप बन के ये अमृत बांट रहे थे, तब इनका प्रादुर्भाव हुआ। तो विष्णु भगवान को क्या पता नहीं होगा कि राहु केतु का जन्म होने वाला है? क्योंकि भगवान की सारी सृष्टि बनाई हुई है। तो भगवान ने बोला कि अब इस संसार के जीवों को माया और मोक्ष के फंदे में लगा दो। तो राहु है माया और केतु है मोक्ष। तो ग्रहण सिर्फ राहु लगाता है, केतु नहीं लगाता है। केतु से जब भी ग्रहण होता है मोक्ष हो जाता है। ग्रहण सिर्फ राहु लगाएगा। जब हम सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण पढ़ेंगे ना कि ग्रहण कैसे होता है, क्यों होता है, क्या रीजन है, तो भगवान को तो पता ही था। तो यदि हम इसको रामायण से जोड़ के देखें तो सूर्य है राम, चंद्र है सीता, राहु है रावण और केतु है हनुमान। सिर्फ इसमें ताकत है ग्रहण लगाने की, ये तो मोक्ष करा देगा। वेरी पावरफुल प्लैनेट्स। पूरे 5 ग्रहों की शक्ति एक तरफ और ये दोनों की एक तरफ। ये 3 पत्ती में मास्टर कार्ड है। जो 3 पत्ती खेलते हैं उनको पता होगा कि एक्का लगने से क्या इक्वेशन बनती है, सीरीज आएगी तो क्या बनेगी, कलर आएगा तो क्या बनेगा। तो ये जो मास्टर कार्ड है ना, ये मास्टर कार्ड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। जब किसी प्लैनेट की घटना आपको समझ में नहीं आए तो राहु केतु चेक करो, वो क्या बोल रहा है।